सो अगेन स्टूडेंट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था इंपोर्ट प्रोसीजर की। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सपोर्ट प्रोसीजर के बारे में कि हम स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर्स देखेंगे। नाउ एक्सपोर्ट होता क्या है? सबसे पहले तो एक्सपोर्ट का मतलब होता है अगर मैं कोई दूसरी कंट्री से कोई चीज़ मंगवा रहा हूँ, ठीक है, तो वो मैं क्या कर रहा हूँ? इंपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन जो सामने वाला है वो तो कोई दूसरी कंट्री से मेरी कंट्री में भेज रहा है ना, तो उसके लिए वही चीज़ क्या होगी? एक्सपोर्ट होगी। आया समझ में? सो एक्सपोर्ट का पहला पॉइंट होता है, पहला पॉइंट है एक्सपोर्ट का, सबसे पहले तो हमें ऑर्डर मिलना चाहिए, ठीक है। एक्सपोर्टर को ऑर्डर मिलेगा तब ना वो एक्सपोर्ट करेगा कि ऐसे एक्सपोर्ट कर देगा। तो उसको ऑर्डर कैसे देगा? इंपोर्टर सबसे पहले एक एप्लीकेशन में लिख के देगा कि उसको इस टाइप का गुड्स चाहिए, इतनी क्वांटिटी चाहिए, ऐसी क्वालिटी चाहिए, इस प्राइस में चाहिए, पैकेजिंग ऐसा होना चाहिए, इंश्योरेंस ये वाले टाइप का होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी ये होनी चाहिए, पेमेंट मैं इस तरीके से करूँगा, और बहुत सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो एप्लीकेशन में लिख के इंपोर्टर किसको भेजेगा? एक्सपोर्टर को। नाउ एक्सपोर्टर वो सारी चीज़ों को पढ़ेगा। अगर वो सेटिस्फाइड है तो एक्सपोर्टर क्या करेगा? इंपोर्टर की क्रेडिटेबिलिटी को चेक करेगा, कैपेबिलिटी को चेक करेगा कि ये इंपोर्टर ने मेरे को इतना बड़ा ऑर्डर दिया है तो क्या ये पे कर पाएगा कि नहीं, क्या इसने पहले किसी को ऑर्डर दिया था, तो ऐसे वो चेक करेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मार्केट में। एंड देन अगर उसको सेटिस्फाई लगेगा एक्सपोर्टर को कि हाँ ये पे कर पाएगा, तब वो ऑर्डर उसको अपना ऑर्डर वो लिख लेगा एक्सपोर्टर, या फिर ऑर्डर मान लेगा कि हाँ ये ऑर्डर मेरे को डिस्पैच करना है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। देखो अब हमने उसमें भी देखा था एक्सपोर्ट लाइसेंस पहले तो आपके पास होना चाहिए कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करने के लिए। अब देखो कुछ है ना, लिस्ट होता है एक्सपोर्ट का कि आप ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। सपोज करो कि आपको जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है वो उस लिस्ट में नहीं है, तो आपको एक अलग से लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। उस अलग प्रोडक्ट जो है आपका उसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको एक अलग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। उसके अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा कि क्या बोलते हैं कि एक्सपोर्टर है, अपने बारे में लिखना पड़ेगा, क्या एक्सपोर्ट करना है, क्या एक्सपोर्ट करोगे, पेमेंट आप कैसे देते हो इनकम टैक्स के हर साल के, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एप्लीकेशन में लिखना पड़ेगा। उसको पर्टिकुलर वहाँ के जो गवर्नमेंट होंगे ट्रेड के, उनको ये देना पड़ेगा। देन वो आपको एक लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे, तब आप वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे इंपोर्ट में भी हमने देखा था गवर्नमेंट हर साल एक लिस्ट बनाती है, उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट इंक्लूड रहते हैं, जो नहीं रहते फिर हमको एक अलग से एप्लीकेशन देना पड़ता है। सेम वैसे ही एक्सपोर्ट करने के लिए भी एक लिस्ट बनी होती है। अगर आपको जो चीज़ एक्सपोर्ट करनी है वो उस लिस्ट के अंदर है तो बहुत इजीली प्रोसीजर हो जाता है, लेकिन अगर वो लिस्ट के अंदर नहीं है तो आपको एक अलग से लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ता है। उसके अंदर आपको सारी चीज़ें अपने बारे में लिखनी पड़ती है, पर्टिकुलर गवर्नमेंट के वहाँ के ट्रेड गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अगर वो सेटिस्फाइड है तो आपको लाइसेंस देंगे एंड देन आप कैपेबल होगे कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो प्रोफेशनल होते हैं ना, जो हमेशा एक्सपोर्ट करते रहते हैं रेगुलरली, उसको एक्सपोर्ट हाउस कहते हैं। जो प्रोफेशनल्स, जो लोग हमेशा एक्सपोर्ट करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, उसको एक्सपोर्ट हाउस कहते हैं। नाउ थर्ड वन इज कलेक्टिंग गुड्स। देखो अभी मेरे को ऑर्डर मिल गया, मेरे को एक्सपोर्ट लाइसेंस मिल गया, तो एक्सपोर्टर दो चीज़ करता है, या तो वो किसी और से खरीद के डायरेक्ट एक्सपोर्ट करेगा, और या तो वो अगर खुद मैन्युफैक्चरर होगा तो खुद प्रोडक्ट बनाएगा और एक्सपोर्ट करेगा। अब मेरे को लाइसेंस मिल गया, ऑर्डर मिल गया, तो अगर मुझे दूसरे से खरीद के देना होगा तो मैं फटाफट दूसरे से खरीद लूँगा और रेडी हो जाऊँगा डिस्पैच करने के लिए। और नहीं तो अगर मेरे को दूसरे से नहीं खरीदना, मैं खुद मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग करना चालू कर दूंगा गुड्स का। आया समझ में? थर्ड पॉइंट। नाउ फोर्थ पॉइंट इज फॉरेन एक्सचेंज एक्टिविटी। देखो यहाँ पे सेम वही फॉरेन एक्सचेंज एक्टिविटी। 1991 में जब एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, उसके बाद से ये चीज़ें बहुत ही ईजी हो गई। यहाँ पे एक्सपोर्टर अपनी पर्टिकुलर जो बैंक होगी उसको बोलेगा कि भाई मुझे ये एक्सपोर्ट करना है और जिसकी वजह से मुझे जो है फॉरेन एक्सचेंज की फैसिलिटी चाहिए, ठीक है। तो वो जो बैंक वाला है
वो अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो वो बैंक वाला फिर आरबीआई से बात करेगा, उनका जो भी रिजर्व बैंक होगा, इंडिया का तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनसे बात करेगा। साथ ही साथ जो एक्सपोर्टर है ना वो एप्लीकेशन भी देगा कि देखो इस कंट्री में मुझे एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। फिर वो जो बैंक है वो आरबीआई को वो चीज़ें पास करेगी, देन आरबीआई डिसाइड करेगी कि क्या कर रहा है क्या नहीं करना है। यहाँ पे हम कुछ पैसे नहीं मांग रहे हैं, यहाँ पे खाली फैसिलिटी मांग रहे हैं कि जब सामने कंट्री वाला जो भी पैसा मेरे बैंक में भेजेगा तो मुझे वो मेरी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके मुझे चाहिए। ये फैसिलिटीज़ बैंक से वो मांगता है, देन आरबीआई बैंक को अप्रूव करती है कि हाँ आप ये फैसिलिटीज़ दे सकते हो, देन बैंक उसके पर्टिकुलर उस कस्टमर को वो चीज़ें सर्विस प्रोवाइड करती है। क्योंकि अगर मैं हूँ इंडियन हूँ और मैं कोई दूसरी कंट्री में भेज रहा हूँ प्रोडक्ट, तो वो तो अपनी कंट्री के पैसे में पे करेगा ना मेरे अकाउंट में, तो मुझे तो मेरी कंट्री का करेंसी चाहिए ना, तो मुझे बैंक वालों को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये काम है, इसके लिए मैं एक्सचेंज करवा रहा हूँ। आया समझ में? नाउ नेक्स्ट वन इज ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। फिर उसके बाद जो एक्सपोर्टर होता है ना वो इंपोर्टर को बोलता है कि भाई मुझे तुम्हारी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी जानने के लिए, क्रेडिटेबिलिटी जानने के लिए मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए। तो सामने वाला क्या करता है, जो भी इंपोर्टर है वो अपने बैंक में जाता है, लेटर ऑफ क्रेडिट लेता है और उसके बाद एक्सपोर्टर को सेंड करता है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि जो इंपोर्टर की बैंक है ना वो एक्सपोर्टर की कंट्री में भी वही बैंक रहती है, तो वो डायरेक्ट बैंक ही एक्सपोर्टर को बोल देती है कि अगर वो नहीं पे करेगा तो हम पे करेंगे। वैसे लेटर ऑफ क्रेडिट वही होता है। और या तो फिर जो इंपोर्टर है उसकी बैंक से वो लेके एक्सपोर्टर को सेंड करेगा, देन वहाँ पे लिखा रहेगा कि अगर ये बंदा आपका पैसा नहीं पे करता तो हम बैंक वाले आपकी पैसा को पे करेंगे। देन एक्सपोर्टर को कोई चिंता नहीं रहती कि भाई पैसा आएगा कि नहीं आएगा, एंड देन लेटर ऑफ क्रेडिट बनने के बाद वो एकदम श्योर हो जाता है कि हाँ मुझे मेरे प्रोडक्ट या फिर गुड्स को उस दूसरी कंट्री में भेजना है। आया समझ में? उसको बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। नाउ 6 वन इज ऑब्टेनिंग शिपिंग ऑर्डर। अब एक्सपोर्टर को ना शिपिंग कंपनी के पास जाएगा, वो शिपिंग कंपनी फॉर एग्जांपल अगर उसको सी रूट से भेजना है, मेनली सी रूट से ही प्रोडक्ट जाता है कंट्री से दूसरी कंट्री में, उसको सी रूट से अपना प्रोडक्ट भेजना है, तो वो शिपिंग कंपनी के पास जाएगा और उनको एक एप्लीकेशन लिखेगा, ठीक है, कि हाँ ये रहा मेरा प्रोडक्ट, इतना है टोटल, इतनी क्वांटिटी है, वेट इतना होगा, ठीक है, साइज इतना है, इस जगह पे सेंड करना है और ये प्राइस है, ठीक है। वो सारी चीज़ें उस एप्लीकेशन के अंदर रहेगा। वो एप्लीकेशन किसको देगा? शिपिंग कंपनी को। देन वो शिपिंग कंपनी उस एप्लीकेशन को किसको देगी? कैप्टन ऑफ द शिप को। जो शिप का कैप्टन होगा उसको वो एप्लीकेशन देगी। इन शॉर्ट इसका मतलब ये समझो ना आप कि शिपिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो कैप्टन है ना शिप का, उसको हम एक एप्लीकेशन देते हैं। किसके द्वारा देते हैं? शिपिंग कंपनी। हम तो किसको एप्लीकेशन दे रहे हैं? शिपिंग कंपनी को। देन शिपिंग कंपनी उस कैप्टन को देगी। देन कैप्टन डिसाइड करेगा कि हाँ मुझे ये गुड्स को लेके जाने के नहीं लेके जाने हैं, ये सब कैप्टन डिसाइड करता है। और जब भी एक्सपोर्टर को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करना हो ना, तो उसको तो पूरी शिप ही बुक करनी पड़ती है, ठीक है। तो जब भी उसको बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करना हो और पूरी शिप बुक करना हो, उसको बोलते हैं चार्टर। क्या बोलते हैं? चार्टर। और एक अग्रीमेंट बनता है किसके बीच में? शिपिंग कंपनी के बीच में और एक्सपोर्टर के बीच में, कि हाँ भाई ये जो तुम्हारी पूरी शिप है वो मैंने ले ली है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि पूरे शिप में मेरे ही प्रोडक्ट है। उस अग्रीमेंट को बोलते हैं चार्टर्ड पार्टी अग्रीमेंट। ये क्वेश्चंस हैं इसलिए ये बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं, चार्टर्ड पार्टी अग्रीमेंट। आया समझ में? नाउ नेक्स्ट वन इज 7 पॉइंट पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। अब देखो, अब है ना एक्सपोर्टर को ना एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है। एक्साइज ड्यूटी कब पे करनी पड़ती है? जब अपने कंट्री से प्रोडक्ट निकल के बाहर दूसरी कंट्री में जाता है ना, तो जिस कंट्री वालों ने भेजा होता है, जिस एक्सपोर्टर ने भेजा होता है, उसको ही एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है। उसमें वो वहाँ के एक्साइज ड्यूटी के जो ऑफिसर होंगे उनको एक एप्लीकेशन लिखा होगा कि मेरा ये गुड्स है, इतनी क्वांटिटी में है, ये प्राइस है, ये पैकेजिंग है, ये इंश्योरेंस है, सारा डिटेल लिख के दिया होगा। उसके बाद जो ऑफिसर्स होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं अपने हिसाब से कि एक्साइज ड्यूटी कितना पे करना है। देन जो एक्सपोर्टर होता है वो एक्साइज ड्यूटी पे करता है। उसके बाद एक रिसिप्ट मिलती है जिसके अंदर अब एक्सपोर्टर फ्री है कि वो अपने जो प्रोडक्ट हैं वो पोर्ट पे लेके जा सकता है, ठीक है। इसके पहले वो अपने प्रोडक्ट पोर्ट पे लेके नहीं जा सकता, क्योंकि वो अंदर एंट्री उसको नहीं मिलेगी जब तक वो एक्साइज ड्यूटी पे नहीं करेगा।
पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह, बंदरगाह का मतलब होता है जहाँ पे बड़ी बड़ी शिप आके नहीं खड़ी होती हैं, प्रोडक्ट उसके ऊपर रखा जाता है शिप के अंदर, उसको हम पोर्ट बोलते हैं। आया समझ में। नेक्स्ट वन इज पैकिंग एंड मार्किंग ऑफ गुड। देखो पैकिंग एंड मार्किंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में ही इंपोर्टर ने बोल दिया होता है कि भाई मुझे इसी टाइप की पैकिंग चाहिए वरना मुझे तुम्हारा गुड्स नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो जैसा पैकिंग होता है उसके हिसाब से गुड्स सेफ रहते हैं। अच्छी पैकिंग करोगे तो गुड्स अच्छे सेफ रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि फिर एयर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, फंगस लगना, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो मेरे को इस टाइप की पैकिंग चाहिए, तो ये पैकिंग तो पहले से डिसाइड होती है। साथ ही साथ जब प्रोडक्ट पैक हो जाता है तो उसके अंदर कुछ मार्किंग होती है। मार्किंग मतलब कुछ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली इसका डेस्टिनेशन कहाँ है, ये प्रोडक्ट जाएगा कहाँ पे, और इस प्रोडक्ट का वेट कितना है, और इंपोर्टर एक्सपोर्टर दोनों का भी नाम लिखा जाता है। आया समझ में। इंपोर्टर एक्सपोर्टर का नाम, ये प्रोडक्ट कहाँ जाएगा वो जगह का नाम, पोर्ट का नाम और प्रोडक्ट का वेट, ये मार्किंग की जाती है। ये चीज़ें प्रोडक्ट के ऊपर पैकेजिंग के बाद लिखा जाता है। Now next one is getting insurance of the goods, ठीक है। अब मेरे अगर फॉर एग्जांपल सी से गुड्स जा रहे हैं, ठीक है, साइक्लोन आ गया तो फिर उसके बाद या तो फिर अचानक से मौसम खराब पड़ गया तो, या फिर वो समुद्री लुटेरों ने लूट लिया तो ये सब में क्या होता है, इंश्योरेंस कराता है वो, जहाँ पे वो पूरा प्रीमियम एक साथ पे करता है। कौन? एक्सपोर्टर। प्रीमियम एक साथ पे करने पे इंश्योरेंस कंपनी वाले कवर नोट देते हैं, एक रिसिप्ट टाइप होता है, उसको कवर नोट बोलते हैं, ठीक है। और जब भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी को वो कवर नोट दिखाना पड़ता है, तब वो आपको अपना इंश्योरेंस की जो सर्विस फैसिलिटीज़ है वो देंगे। अगर आप कवर नोट नहीं दिखा रहे हो, आपसे कवर नोट खो गया है, तो आपको वो इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। आया समझ में। सो नेक्स्ट वन इज 10 ऑब्टेनिंग कार्टिंग ऑर्डर। चलो अब शिपिंग कंपनी भी डिसाइड कर लिया, शिप वालों से भी बात कर लिया, सब कुछ प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया, एक्साइज ड्यूटी भी पे कर दिया, एक्साइज ड्यूटी पे कर दिया, तो पोर्ट पे हमारे गुड्स आ गए। अब जब पोर्ट पे गुड्स आ गए तो डायरेक्ट आप उठा के नहीं रख सकते हो कि चलो ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया था ये शिपिंग कंपनी है, ये पोर्ट पे गुड्स आ गए तो उठा के रख दो, नहीं। उसके पहले आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा कार्टिंग ऑर्डर। कार्टिंग ऑर्डर क्या होता है कि आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि हाँ ये है मेरे गुड्स, ये इस शिपिंग कंपनी से मेरा एग्रीमेंट हुआ है, क्या मैं मेरे गुड्स इस शिप में लोड करवा सकता हूं। इसके लिए आपको वहां पे पोर्ट अथॉरिटीज होंगी, उनको आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा। कौन सा एप्लीकेशन दिखाना पड़ेगा कि हाँ इस शिपिंग कंपनी के साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ है, ये देखो एप्लीकेशन। और दूसरा कि हाँ मैंने एक्सरसाइज ड्यूटी पे कर दी है, ये उसका एप्लीकेशन। वो दोनों एप्लीकेशन को जब हम वहाँ के जो भी पोर्ट के अथॉरिटीज होंगे उसको देखेंगे, देन आप क्या बोलते हैं पोर्ट एक्सपेंस पे करेंगे, ठीक है। पोर्ट एक्सपेंस में भी पे करेंगे कि क्या होता है, चार्जेस होते हैं कुछ गुड्स को शिप में रखवाने के भी चार्जेस होते हैं, ये सब चार्जेस आप पे करेंगे, देन आपके गुड्स ऊपर शिप के ऊपर रखे जाएंगे। आया समझ में। कार्टिंग ऑर्डर का मतलब आपको सारे एप्लीकेशन दिखाने पड़ेंगे पोर्ट अथॉरिटी को, देन पोर्ट अथॉरिटी को पे करना पड़ेगा चार्जेस। किसका? वो जो आपने गुड्स ला के रखे हैं ना, उसको वापस शिप में तो रखवाना है, उसका चार्जेस आप पे करोगे, एंड देन आप अपने गुड्स को शिप के ऊपर रखवा सकते हो ना। नेक्स्ट वन इज मैट रिसिप्ट। देखो मैट रिसिप्ट का पॉइंट क्या होता है, इसके अंदर आपने गुड्स रखवा दिए, ठीक है। जब आप पूरे गुड्स रखवा देते हो तब जो शिपिंग कंपनी का जो कैप्टन होता है ना, तो आपने जो एप्लीकेशन दिया है ना शिपिंग कंपनी को, पहले स्टार्टिंग में कैप्टन को दिया था ना एप्लीकेशन, वो उस एप्लीकेशन के साथ आपकी गुड्स को वेरीफाई करेगा कि जैसा एप्लीकेशन में गुड्स लिखे हैं, जितनी क्वांटिटी की, जैसी पैकेजिंग, क्या वैसी ही है, ठीक है। वो आपको चेक करेगा और उसके बाद आपको एक रिसिप्ट देगा, उसको बोलते हैं मैट रिसिप्ट। वैसे ये मैट होता कौन है? सबसे पहले मैट जो होता है ना, वो कैप्टन ही होता है शिप का, उसको मैट बोलते हैं। जब भी वो मैट या जो कैप्टन है वो चेक कर लेता है कि आपने जो एप्लीकेशन दी है उसी हिसाब से आपके सारे गुड्स हैं, तो वो आपको एक रिसिप्ट देगा जिसको बोलते हैं मैट रिसिप्ट। मैट रिसिप्ट दो टाइप की होती हैं, एक होती है क्लियर रिसिप्ट, एक होता है फाउल रिसिप्ट, ठीक है। अब आपने जैसा सब कुछ लिखा है एप्लीकेशन में, आपके वैसा ही सेम गुड्स हैं, तब आपको देगा क्लियर रिसिप्ट। इसका मतलब आपको कोई टेंशन लेने की चिंता नहीं है, आपके प्रोडक्ट को हम सही समय पे सामने वाली कंट्री पे पहुंचा देंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? कैप्टन।
और अगर वो फॉल्ट रिसिप्ट देता है, अगर वो देखता है कि आपने जैसे एप्लीकेशन में प्रोडक्ट लिखा है एक्चुअली आपका प्रोडक्ट वैसा नहीं है या फिर पैकेजिंग वैसी नहीं है, तो आपको वो फाउल रिसिप्ट देगा। फाउल रिसिप्ट में ऐसा नहीं कि आपके प्रोडक्ट को वो नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसके अंदर वो लिखा रहेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है अगर उसके अंदर शिप से दूसरी कंट्री में जाते हुए कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई भी चीज़ का ऊपर नीचे हुआ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम शिपिंग कंपनी नहीं लेंगी। ये पहले ही आपको दे दिया जाएगा फाउल रिसिप्ट पे, ठीक है। तो वो चेक करने के बाद 2 रिसिप्ट देगा, या तो क्लियर रिसिप्ट जब सब कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, या तो फाउल रिसिप्ट जब कुछ प्रॉब्लम होगा। क्लियर रिसिप्ट में वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि आपका प्रोडक्ट सही सलामत हम पहुंचा देंगे। फाउल रिसिप्ट में वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ऑब्टेनिंग बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है। उसके बाद बिल ऑफ लेडिंग मिलता है किसको? एक्सपोर्टर को। अब यहाँ पे शिपिंग कंपनी क्या बोलती है, चलो ठीक है ये लो बिल ऑफ लेडिंग, अब हम आपके गुड्स को वहां तक पहुंचा देंगे। फाउल रिसिप्ट या क्लियर रिसिप्ट देने के बाद एक बिल ऑफ लेडिंग देता है। बिल ऑफ लेडिंग कौन देता है? शिपिंग कंपनी किसको देती है? एक्सपोर्टर को, ठीक है। कि ये लो हम आपका ये वाला प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी में, ये है इंपोर्टर, ये है एक्सपोर्टर, ये है प्रोडक्ट, ये है पैकेजिंग, ये है इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें इस पोर्ट से उस दूसरी पोर्ट में पहुंचा देंगे। ये उसको बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है। एक्चुअली बिल ऑफ लेडिंग जो होता है ना, वो कुछ 3 कॉपीज करवाई जाती है बिल ऑफ लेडिंग की, ठीक है। एक बिल ऑफ लेडिंग की कॉपी किसके पास होती है? कैप्टन ऑफ द शिप के पास। एक बिल ऑफ लेडिंग किसके पास होती है? ऑफ कोर्स एक्सपोर्टर के पास। और एक कॉपी एक्सपोर्टर किसको भेजता है? इंपोर्टर के पास। आया समझ में? बिल ऑफ लेडिंग का इतना समझो शॉर्ट में कि बिल ऑफ लेडिंग क्या होती है, वहां पे जो शिप वाला है ना वो ये बोलता है बिल ऑफ लेडिंग देखिए कि हाँ आपके प्रोडक्ट वहां पे पहुंचा दिए जाएंगे। ये लो बिल ऑफ लेडिंग। आया समझ में? नाउ नेक्स्ट वन इज सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का मतलब, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मतलब अगर पर्टिकुलर मैंने ये वाला प्रोडक्ट इस कंट्री से मंगवाया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट उसी कंट्री से आया है? आ रही है ना बात समझ में? कोई ऐसा भी तो कर सकता है ना कि कोई मुझे दूसरी प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट लेके मुझे एक्सपोर्ट कर दें, क्या ऐसा कोई नहीं कर सकता? तो मुझे क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की जो प्रोडक्ट आपने मंगाया है ये इसी कंट्री का है। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कहाँ से मिलेगा? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मिलेगा पर्टिकुलर कंट्री की जो ट्रेड एसोसिएशन होंगे या चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जो गवर्नमेंट होंगे उनसे ये सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है ये इसी कंट्री का है। आया समझ में? इससे क्या होता है? इससे इंपोर्टर को ये विश्वास होता है कि हाँ मुझे एक प्रोडक्ट उसी कंट्री का चाहिए था और ये वाकई में ये जो प्रोडक्ट है वो उसी कंट्री का है। नाउ 14 पॉइंट इज कंसिलर इनवॉइस। कंसिलर इनवॉइस क्या होता है? जब भी प्रोडक्ट दूसरी कंट्री के पोर्ट पे पहुंच जाता है तब जो एक कुछ एक्सरसाइज पे करना पड़ता है वहां पे भी। तो जो कंसिलर इनवॉइस होता है वो एक इनवॉइस होता है जिसके सामने आप जब एक्सरसाइज पे करोगे तो आपको कंसिलर इनवॉइस दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये सोचो कि पे कौन करता है? इंपोर्टर पे नहीं करता। जब भी ये जो गुड्स है वो एक्सपोर्टर के पोर्ट पे पहुंच जाता है, वहां का कंसिलर जो होता है ना, इनवॉइस कंसिलर ऑफिसर, वो दूसरी कंट्री में बैठा होता है उस कंट्री का, तो वहां पे पहुंचता है। मतलब एक्सपोर्टर ही पे करता है कंसिलर इनवॉइस। फिर से एक्सपोर्टर पे करेगा कंसिलर इनवॉइस और पे करके जो भी है डॉक्यूमेंट, जब कंसिलर उसको इनवॉइस मिलेगा वो किसको सेंड करेगा? इंपोर्टर को, ठीक है। फिर से पॉइंट बता रहा हूं, जब भी प्रोडक्ट एक्सपोर्टर के पोर्ट पे पहुंच जाते हैं उसको एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है वहां की भी। तो वो एक्साइज ड्यूटी इंपोर्टर ही पे नहीं करेगा, एक्साइज ड्यूटी एक्सपोर्टर ही पे करेगा, ये याद रखना, ठीक है। तो वो कंज्यूलर यहाँ पे वो पे करेगा अपनी कंट्री में और वहां से कंज्यूलर इनवॉइस उसको मिलेगा एक्सपोर्टर को, वो कंज्यूलर इनवॉइस किसको सेंड करेगा? इंपोर्टर को। आया समझ में? नाउ नेक्स्ट वन इज सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स। देखो ये तो हमको ही पता है, बहुत सारा चीज़ें एक दूसरे को वो लोग सेंड करते रहते हैं ईमेल के थ्रू, ये सब चीज़ें होती है, जैसे इनवॉइस हो गया, इंश्योरेंस पॉलिसी या कवर नोट हो गया, बिल ऑफ लेडिंग हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, कंज्यूलर इनवॉइस, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें वो लोग एक दूसरे को भेज रहे होते हैं। आया समझ में? नाउ 16 पॉइंट इज द कलेक्शन ऑफ मनी।
अब यहाँ पे पेमेंट कैसा होता है, देखो एक्सपोर्टर ने गुड्स जैसे ही भेज दिए होते हैं ना दूसरी कंट्री में, बैंक तुरंत एक्सपोर्टर को सारा पैसा पे कर देती है, ठीक है। जब भी एक्सपोर्टर को वो सारा पैसा पे कर देगी तो एक्सपोर्टर है ना एक एप्लीकेशन देगा बैंक को, जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, कि हाँ मुझे बैंक ने पूरा पेमेंट कर दिया है, और मैं, जो एक्सपोर्टर होता है वो बैंक को देता है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, ठीक है। और फिर बैंक क्या करती है, जब तक जो इंपोर्टर है ना वो बैंक को पे नहीं करता ना पैसा, तब तक बैंक वो जो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट है वो इंपोर्टर को नहीं देती है, ठीक है। सबसे पहले कौन पे करती है एक्सपोर्टर को पैसा, बैंक ही पे करती है। और एक्सपोर्टर बैंक के पास क्या आ जाता है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, क्योंकि बैंक ने पे कर दिया है। लेकिन अब बैंक को वसूली करना पड़ेगा कि नहीं इंपोर्टर से, तो जब तक इंपोर्टर पे नहीं करता है बैंक को पूरा पैसा, तब तक बैंक इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट नहीं देती है, वो जो रिसिप्ट है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट वो नहीं देती है। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा, जो भी कैरेक्टरिस्टिक जो भी आपके ये प्रोसीजर हैं एक्सपोर्ट के। अगर नहीं समझ में आया और कोई पॉइंट्स, क्योंकि ये थोड़े लेंदी पॉइंट्स थे, मेरे को जरूर पता है कि एक आध पॉइंट होंगे जो आपको नहीं समझ में आएंगे, आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं, आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। सो प्लीज स्टूडेंट्स ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।